राजेंद्र प्रसाद जी की किसी किताब का नाम जानते हैं आप? तो अभी जो लोग कामगार हैं बिहार में, उसमें कितने % लोग कृषि पर आश्रित हैं? अच्छा, उसको क्या बोलते हैं? ज्योग्राफी में एक टर्म है GLOF, बता सकते हैं क्या है ये? मैं कम इन सर? यस, कम इन। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। बैठिए। थैंक यू सर। राजन, अपने बारे में कुछ बताइए। सर, मेरा नाम राजन कुमार है। हम्म, मैं बिहार के सिवान जिले का रहने वाला हूँ। हम्म, सर, मैंने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई गांव के ही सरकारी विद्यालय से प्राप्त किया है। उसके बाद सर 12वीं जिला स्कूल छपरा से, और ग्रेजुएशन सर जून 2020 में इग्नू दिल्ली से प्राप्त किया है। सर, मेरा हॉबी साइकिलिंग है और मेरा ऑप्शनल हिंदी साहित्य है। और सर BPSC में ये मेरा पहला प्रयास है जिसमें मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। अच्छा, पहला। अभी आप कुछ कर रहे हैं? नहीं सर, अभी तैयारी ही कर रहा हूँ। तैयारी कर रहे हैं। आपने 2020 में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया इग्नू से। जी सर। मुझे ये बताइए, ये क्या है इग्नू? पूरा फॉर्म क्या है इसका, फुल फॉर्म? सर, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। अच्छा, आपने दिल्ली से किया है? जी सर। इसके ब्रांचेस तो पूरे इंडिया में है ना? जी सर, रीजनल ब्रांचेस पूरा। रीजनल ब्रांचेज है। जी सर। अच्छा, मुझे एक अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें कुछ ओपन एजुकेशन के बारे में बात की गई, ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में? सर, उसमें ये प्रावधान किया गया है कि जो लोग इसमें इन्वॉल्व होकर के रेगुलर मोड में नहीं ले पा रहे हैं, उनको ऑनलाइन मोड में बढ़ावा देने की बात की गई है। बढ़ावा देने की बात की। तो सरकार ने इसके लिए बहुत सारे कार्यक्रम बनाए हैं। जी सर। आपको कुछ याद है? सर, एग्जैक्टली तो मुझे कुछ इसके बारे में ध्यान नहीं है। नहीं पता। एक मुक करके है, MOOC, मुक। अच्छा। आप सुने हैं आपने? नहीं सर, मैं इसके बारे में। अच्छा, मैसिव ऑनलाइन आपने कुछ सुना नहीं है इस बारे में? चलिए ठीक है। आपके बिहार में कहीं कोई ओपन स्कूल है? सर, नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी है। नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी है। अच्छा, वो इग्नू से कैसे अलग है? सर, दोनों का पाठ्यक्रम अलग अलग है और उनका प्रबंधन व्यवस्था अलग तरह से संचालित की जाती है, और इग्नू के प्रबंधन व्यवस्था अलग से संचालित की जाती है। क्योंकि सर इग्नू जो है पूरा भारतवर्ष के लिए इसमें किया गया है। अलग अलग ब्रांच है पूरा भारत में उसमें। लेकिन नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी है, केवल वहाँ नालंदा में ही उसकी ब्रांचेज है। केवल वहाँ ब्रांचेज। अच्छा, सिवान, मुझे सिवान की 3 कुछ खास चीज़ें बताइए। सर, एक तो सिवान भोजपुरी भाषा के लिए जानी जाती है, और सर सिवान में ही जो हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र साहब, उनका जन्म हुआ था। और सर एक मेहदार में मंदिर है जो शिव जी को समर्पित है, वो काफ़ी प्रचलित है। राजेंद्र प्रसाद जी की किसी किताब का नाम जानते हैं आप? सर, नहीं जानते हैं। अच्छा, सिवान, आप तो हिंदी साहित्य है ना आपका? जी सर। सिवान, ये मतलब भोजपुरी भाषा अभी आपने बात की। भोजपुरी भाषा से यूपी के कोई बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे, जिन्होंने जो भक्ति संत भी थे और भोजपुरी भाषा से बहुत प्रभावित हुए थे। किन्हीं का आप नाम जानते हैं? उत्तर प्रदेश के सर। मतलब उत्तर प्रदेश। कबीरदास के बारे में कुछ जानते हैं? जी सर। क्या जानते हैं? बिहार के साथ कोई उनका संबंध, किसी से, किसी पर उनका प्रभाव पड़ा हो? सर, कबीरदास जिस समय वो रचना कर रहे थे भक्ति काल के समय, उनकी रचनाओं का प्रभाव पूरा अगर देखा जाए तो भारतीय संदर्भ में था। क्योंकि उन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से जो चीज़ें व्यक्त कर रहे थे उस समय जो समाज में समस्याएं थी। तो ये भोजपुरी भाषा का कबीरदास पे कोई प्रभाव था क्या? मैं ये पूछना चाहता हूँ, कोई जानकारी है आपको? सर, उन्होंने जो अपनी भाषा सदुकरी लिखा है उसमें भोजपुरी भाषा के कुछ कुछ शब्द हैं, उसको भी उन्होंने ऐड किया है। इसका मुझे ज्ञात है। इसके अलावा आपको नकेनवाद क्या है? क्या सर? नकेनवाद तो हिंदी साहित्य के स्टूडेंट है, विद्यार्थी है। जी सर। राम विलोचन शर्मा, नलिन विलोचन शर्मा, कुछ नाम सुना है? जी सर। कौन है ये? सर, हिंदी साहित्य में लेखक रहे हैं, लेकिन इनकी रचनाओं का मुझे ध्यान नहीं है। अच्छा, उनकी रचनाओं का। अच्छा, कुछ प्रगतिवाद से, प्रपद्यवाद से संबंधित थे? जी सर। पता है आपको कुछ उनके बारे में? प्रगतिवाद मुझे पता है सर। प्रगतिवाद पता है। चलिए ठीक है राजन सर, बिहार की उत्पादन संरचना का थोड़ा विवरण दीजिए। सर, अगर एग्रीकल्चर वस्तु में देखा जाए तो एग्रीकल्चर वस्तु का प्रोडक्शन अभी बिहार में हो रहा है। क्योंकि एग्रीकल्चर वस्तु का जो बिहार के अर्थव्यवस्था में योगदान है 21.2% के अभी आसपास में है। ठीक है। एग्रीकल्चर। उसके अलावा सर अगर देखा जाए तो विनिर्माण उद्योग है, जो हमारा
सेकेंडरी सेक्टर है उसका भी सर 18% का योगदान है। इसके अलावा सर जो 54% के आसपास में जो सर्विस सेक्टर का भी सर योगदान उसमें है। सर अगर देखा जाए तो धान के मामले में हमने तो आपने जो 3 आंकड़े बताए तीनों को जोड़ के बताइए कितना हुआ। पहला कृषि का कितना बताया था? सर 21.2%। ठीक है, और विनिर्माण का 18.1%। दोनों मिला के कितना हुआ? सर लगभग 49% के आसपास है। 49 हो गया। 21 और 18 बता रहे हैं ना? 21, 18, 20, 40% के आसपास आ जाएगा। 40 और 59.1% है सर सर्विस सेक्टर। अच्छा 59 है, आपने 54 कहा था पहले। तो ऐसी उत्पादन संरचना को क्या कहते हैं? विकसित उत्पादन संरचना कि विकासशील है ये? सर विकासशील ही है, क्योंकि कब मानेंगे कि विकसित हो गई? सर विकसित तब मानेंगे क्योंकि जब वहाँ की जो पॉपुलेशन है, अधिकतर जनसंख्या। नहीं, उत्पादन संरचना जो आपने बताया है जी सर, इसमें क्या परिवर्तन होगा कि कहेंगे कि अब ये विकसित हो गई? अगर सर्विस सेक्टर का योगदान और बढ़ता है और जो एग्रीकल्चर क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे हैं उनका सर प्रतिशत मात्रा अधिक मात्रा सर्विस सेक्टर में अगर इन्वॉल्व होती है तब हम मानेंगे कि तो अभी जो लोग कामगार हैं बिहार में उसमें कितने % लोग कृषि पर आश्रित हैं? सर 74%। 74% लोग खेती पे आश्रित हैं। जी सर। और 26% लोग उद्योग और सेवा क्षेत्र में। जी सर। उसमें उद्योग और सेवा का बंटवारा याद है आपको? कितना उद्योग में कितना सेवा में है? नहीं है। तो 74 से घट के वो कितना हो जाएगा कहेंगे विकसित हो गया? क्या सर? 74% लोग जो कृषि पर अभी आश्रित हैं जी सर, वो कम होके कितना हो जाएगा तो कहेंगे कि विकसित हो गया? सर लगभग 50% के अंडर में आए, 50 के नीचे आ जाए। बिहार सरकार ऐसा कुछ कर रही है इसमें ऐसा सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए? सर हम स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में बहुत काम कर रहे हैं। सरकार क्या क्या कार्यक्रम होता है? सर जितने भी हमारे ITI कॉलेज हैं वहाँ पर सेंटर ऑफ एक्सेलेंस का स्थापना किया गया है और बच्चों को उसमें ट्रेनिंग भी दी जा रही है। कितने ITI कॉलेज बिहार में है? सर 100 के आसपास में। ठीक है, और सेंटर ऑफ एक्सेलेंस कितने में हो गया है? अभी 23 में अभी स्थापित किया गया। ठीक है, एक ही हो गया। और इसके अलावा सर अभी स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम भी बिहार सरकार के अंतर्गत उसमें चलाया जा रहा है। ठीक है, तो उसमें वार्षिक लक्ष्य कितने युवाओं को कौशल देने का है? उस स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम में जी कितने युवाओं को प्रतिवर्ष कौशल दिया जा रहा है, मतलब प्रशिक्षण दिया जा रहा है? सर मुझे एक डाटा नहीं। ठीक है, और बताइए क्या कार्यक्रम है? इसके अलावा सर जो नारी उत्थान योजना है और उद्योग योजना है उसके अंतर्गत सर 10 लाख रुपए की धनराशि दी जा रही है। उसमें भी 5 लाख रुपए अनुदान है और 5 लाख रुपए सर। बिहार सरकार ने जो बिहार निवेश प्रोत्साहन नीति की घोषणा की है इसके मुख्य प्रावधान क्या है? सर इसमें है कि बिहार निवेश प्रोत्साहन योजना जो उसमें बिहार में जो निवेश करना चाह रहे हैं उनको बिजली सब्सिडी है, उसमें भी बिजली सब्सिडी भी दी जा रही है। और इसके अलावा सर उद्योग स्थापित करने पर उनको टैक्स में 5 साल तक की भी छूट दी जा रही है। ठीक है, अभी बिहार सरकार ने जो औद्योगिक नीति में परिवर्तन किया उसमें वस्त्र उद्योग पर और चमड़ा उद्योग पर विशेष बल दिया है। जी सर, उसमें सर तो बिहार में वस्त्र उद्योग के प्रमुख केंद्र कौन कौन से हैं? सर भागलपुर का एरिया है एक है, और सर भागलपुर और पूर्णिया का ही एरिया है सर वहाँ पर जो अत्यधिक मात्रा में। अच्छा, और चमड़ा उद्योग के केंद्र किधर हैं? सर जमुई का एरिया, जमुई हो गया सर, और जो नवादा का एरिया है यहाँ पर। अच्छा, तो उसमें किस तरह की कंपनियां हैं? कोई राष्ट्रीय महत्व की कंपनी है या बहुत छोटी मझोली कंपनियां हैं? सर मुझे इसके बारे में एक चलिए ठीक है, तो वस्त्र उद्योग और चमड़ा उद्योग के लिए क्या विशेष प्रोत्साहन सरकार सोच रही है देने को? सर उसमें जितना भी उनका कॉस्ट आ रहा है उसका 15% बिहार सरकार सब्सिडी दे रही है अभी। अच्छा। अभी जो नया पॉलिसी आया है उसके अंदर कैपिटल लगाने में जितना खर्चा होगा उसका 15%। सर उसमें कोई सीमा है ऊपर कि मान लीजिए कोई 10,000 करोड़ का पूंजी लगाएगा तो उसमें 15% दे देगी? नहीं, 40 लाख तक की सीमा है सर। 40 लाख तक की ऊपरी सीमा है जी, उसमें 15% का छूट दी जाएगी। ओके, तो बहुत सूक्ष्म उद्योग ही होगा, कोई मझोला और बड़ा तो बन नहीं सकता। बिहार में जो बजट पेश किया गया है उसमें वित्त मंत्री ने बेरोजगारी का आंकड़ा भी बताया है। जी सर, कि पूरे भारत में बेरोजगारी कितनी है और बिहार में कितनी है? सर क्या है स्थिति? बिहार में बेरोजगारी 14.96% है और भारत में 8% के आसपास है। तो ये कहाँ से आपने प्राप्त किया आंकड़ा? सर ये इकोनॉमिक सर्वे बिहार सरकार का जो था उसी। अच्छा, तो बेरोजगारी बिहार में पूरे राष्ट्रीय औसत से इतनी ज़्यादा क्यों है? 8 कह रहे हैं कि राष्ट्रीय औसत है। जी सर। और 14 है बिहार में। जी सर। इतनी ज़्यादा क्यों है? सर इसके पीछे कई कारण है, क्योंकि जो हमारी अभी बिहार की जो पॉपुलेशन है स्किल डेवलपमेंट तो कर रहे हैं लेकिन उतनी मात्रा में उसको हम उद्योग स्थापित करने के लिए या स्वरोजगार के क्षेत्रों से जोड़ नहीं पा रहे हैं, जिसके कारण सर जो लोग हैं वो दूसरे देशों में पलायन कर जा रहे हैं। बिहार से भी अलग बिहार सरकार उन लोगों को प्रोत्साहन दे रही है जो उदारता पूर्वक अपनी जनसंख्या बढ़ा रहे हैं,
जबकि दक्षिण भारत के सरकारों ने जनसंख्या स्थिरीकरण को प्रोत्साहित किया था। तो ऐसे अगर जनसंख्या बढ़ाते रहेंगे तो समस्या तो हमेशा बनी ही रहेगी। सर हम समाज सुधार के माध्यम से लोगों को शिक्षित कर रहे हैं कि बच्चे कम पैदा करें, और लेकिन लोग तो मान नहीं रहे हैं ना सर। लेकिन हम उनके लिए कानून बना करके प्रतिबंधित करेंगे, इसके मैं पक्ष में नहीं हूँ, क्योंकि कानून बनाने से उनको कहीं ना कहीं वो अपनी जो उनकी इच्छाएं हैं उसको वो नहीं कर पाएंगे। मेरे मानना है कि सर जो मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि समाज सुधार के माध्यम से शिक्षा को बढ़ावा देंगे। सर महिलाओं को जो हम शिक्षा करने की पद्धति चला रहे हैं, अभी नगर निगम में भी सर 50% उनको आरक्षण दिया गया है, शिक्षा और रोजगार में 35% का आरक्षण दिया गया है, उनको स्किल डेवलपमेंट करवाया जा रहा है। उनको सर जब मैट्रिक और 12th पास करती है उसमें भी उनको पैसा दिया जाता है। अभी बीपीएससी और यूपीएससी के जो प्रारंभिक तो आपने आंकड़ों पर ध्यान दिया, जब से ये महिलाओं के लिए पंचायतों में आरक्षण शुरू हुआ है तब से बिहार में जनसंख्या वृद्धि की दर घटी है कि बढ़ गई? सर घटी ही है, बढ़ी नहीं है। कितनी थी 91 में जनसंख्या वृद्धि दर, और 2001 में कितनी हो गई, और 2011 में कितनी हो गई? सर मुझे 2001 का डेटा नहीं, 25.4% सर था 2011 के डेटा के अनुसार। अभी नया जो डेटा आएगा उसके अनुसार अनुमान लगाएगा। चलिए ठीक है, धन्यवाद। राजन जी सर। मुझे ये बताइए कि अभी बिहार से जो पद्म अवार्ड्स मिले हैं इस बार, जी सर। 3 लोगों को दिए गए हैं, तीनों का नाम और उनके क्षेत्र बताइए। सर एक आनंद कुमार को मिला हुआ है, वो शिक्षा के क्षेत्र में उनको मिला है। एक सर जो नालंदा के उनका मैं ध्यान नहीं कर रहा, 52 बूटी कला के लिए उनको दिया गया ठीक है। बात है। और एक सुभद्रा कुमारी है मधुबनी के, उनको ये पेपर मेसी आर्ट के लिए दिया गया है। तो ये 52 बूटी कला जो है ये क्या है? सर एक पारंपरिक औषधि टाइप का है, उसी से कुछ प्रोडक्शन करके वो अपना रोजगार चलाते हैं, उसी को दिया गया। अच्छा, अभी जो भारतीय डाक विभाग है जी सर, उसने भी एक पोस्टल स्टैंप निकाला है 5 रुपए का, जिसमें कि बिहार के किसी कृषि उत्पाद की फोटो है। जी सर। बता सकते हैं कौन सा है? सर मैं जहाँ तक ध्यान पा रहा हूँ शाही लीची है। शाही लीची है, कहाँ की है? सर मुजफ्फरपुर की। और क्या इसको जीआई टैग प्राप्त है? जी सर। अच्छा, मुझे ये बताइए कि बिहार में अभी जो ये कास्ट सर्वे हुआ है, जी सर। तो ये कास्ट सेंसस क्यों नहीं था? क्या वजह थी कि इसको कास्ट सर्वे कहा जा रहा है? सर सेंसस, जबकि गणना ही की है तो इसको सेंसस क्यों नहीं बोल रहे हैं? सर इसके बारे में मुझे एग्जैक्ट डाटा नहीं, लेकिन उसमें बिहार के जितने भी लोग हैं, कास्ट जितने भी जातियाँ हैं, सबका भी जनगणना करके और जो वास्तविक आंकड़े हैं उसको सामने लाया गया। तो क्या आंकड़े आए हैं, कुछ बता सकते हैं मोटे तौर पे क्या आंकड़े हैं? सर इसमें जो ओबीसी के 2 कैटेगरी बांटा गया था, एक ईबीसी थी और एक ओबीसी में। तो ईबीसी की अभी जनसंख्या सर लगभग 36% के आसपास हो गई, और ओबीसी की जनसंख्या सर 18% के आसपास। अच्छा, आपको क्या लगता है कि ये नेशनल लेवल पे भी होना चाहिए? सर माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो कहा था कि अगर इसको हम लागू करते हैं तो पूरे देश के स्तर पर जो वास्तविक आंकड़े आएंगे, तो जो ओबीसी को पहले से 27% आरक्षण दिया गया है मंडल कमीशन के माध्यम से, तो उसको हम बेहतर तरीके से लागू कर पाएंगे। अच्छा, मुझे लगता है इसको पूरा ठीक है। अभी हाल ही में सिक्किम में एक घटना हुई है, क्या हुआ है वहाँ? सर वहाँ एक बांध टूट गया है जिसके कारण बड़े स्तर पर। अच्छा, उसको क्या बोलते हैं? ज्योग्राफी में एक टर्म है GLOF, बता सकते हैं क्या है ये? सर मैं एग्जैक्टली ध्यान नहीं कर रहा। अच्छा, कोई बात नहीं। अभी भारत के पड़ोसी देश की बात की जाए तो मालदीव्स में चुनाव हुए। जी सर। तो कौन जीता है वहाँ के? नए प्रेसिडेंट कौन बन रहे हैं? सर मालदीव के जो नया प्रेसिडेंट बन रहे हैं उनका सर नाम ध्यान नहीं है, लेकिन वो सर चाइना के समर्थक हैं। चाइना के समर्थक हैं। अच्छा, इससे पहले कौन थे वहाँ राष्ट्रपति? सर मुझे उनका नाम कोई बात नहीं। मुझे ये बताइए कि भारत ने इस साल 2 इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल समिट को होस्ट किया। जी सर। कौन से 2 समिट थे ये? एक तो सर हमने G20 का हाँ बैठक की है। दूसरा हमने SCO का समिट भी होस्ट किया। अच्छा, SCO की थीम बताइए मुझे इस समिट की। सर मुझे ध्यान नहीं। और SCO में कौन से नए मेंबर को शामिल किया गया इस बार? सर ईरान को शायद शामिल किया गया। हाँ, एकदम सही बता रहे हैं। आपकी रुचि साइकिलिंग की है। जी सर। तो मेरा आखिरी प्रश्न आपसे ये है कि साइकिलिंग की जो सबसे फेमस प्रतियोगिता है जी सर पूरे विश्व में, वो कौन सी है? सर टूर डी फ्रांस नाम के। बिल्कुल सही। तो इस बार के कौन विजेता हैं उसके? इस बार के विजेता सर मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन भारत से डेविड बेकहम उसमें शामिल हुए थे, लेकिन वो जापान के जो थे उनसे हार गए। अच्छा, धन्यवाद सर। थैंक यू। राजन, आपका हिंदी साहित्य है ना, एक 2 पंक्ति है, थी अंधेरी रात और सुनसान था, ठीक है, और फैला दूर तक मैदान था। सुना है आपने इन 2 पंक्तियों को? नहीं सुना। 1881 में एक स्वप्न नामक कविता, खड़ी बोली, हिंदी में खड़ी बोली, सुना है कुछ?
महेश नारायण। महेश नारायण से परिचित है आप? नहीं सर। नहीं परिचित है। अच्छा, तो बिहार के कुछ साहित्यकार के नाम बताइए। सर राष्ट्रकवि दिनकर जी हैं, ठीक है। फणीश्वरनाथ रेणु जी हैं, सर नागार्जुन हैं, सर इसके अलावा सर विद्यापति हैं, आचार्य शिवपूजन साहे भी हैं, शिवपूजन साहब मुझे रामवृक्ष बेनीपुरी भी हैं, जी ये सब सभी हैं। जी सर। इनमें से किनकी 2-3 पंक्तियाँ आपको याद हैं? सर मुझे राष्ट्रकवि दिनकर जी की कुछ पंक्तियाँ याद है। कौन सी कविता? उनकी सर एक कविता है, उसमें वो मार्क्सवाद से प्रभावित थे और उसमें दिखा रहे हैं कि सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। इस कविता में सर राष्ट्रवादी तेवर दिखाई दे रहा है उनका। और दूसरी सर एक कविता है जिसमें वो मार्क्सवाद से प्रभावित होकर के और लिख रहे हैं, उसमें कह रहे हैं कि समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल ब्याद, जो समय है समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल ब्याद, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी अपराध। तो ये तो उन्होंने एक दिल्ली के बारे में भी कोई कविता लिखी थी, भारत का यह रेशमी शहर। जी कुछ पता है आपको? सर वो जैसा कि उस समय के जो प्रधानमंत्री थे आदरणीय नेहरू जी, उन्होंने ही उनका चुनाव करवाया था, तो उसी समय वो सरकार के ऊपर आक्षेप लगा रहे थे, क्योंकि दोनों दोस्त ही थे, लेकिन फिर भी वो सरकार की जो नीतियाँ थी उसको आलोचना करने में वो सकते नहीं थे। इसी संदर्भ में सर उन्होंने संसद में कुछ कविताएं लिखी थी, बोली थी, जिसके कारण पूरा कहा जाता है। आपको कुछ याद है? सर उनकी कविता मुझे याद। अच्छा, अभी आपने 52 गोटी कला के बारे में बात की। जी सर। ये आपसे मतलब मधुबनी कला और मंजूषा कला दोनों में क्या अंतर है? 1-2 अंतर बता दीजिए। सर मधुबनी कला और मंजूषा कला तो सर भागलपुर के एरिया में किया जाता है, और मधुबनी कला सर मधुबनी के एरिया जो है वहाँ पर किया जाता है। मधुबनी कला में सर जो हमारी संस्कृति है, जो हिंदू धर्म की जो संस्कृति है, उसमें उसको व्यक्त किया जाता है, जबकि जो वहाँ की अंगिका कला है, वहाँ की मंजूषा कला, उसमें सर एक व्यक्ति के जो बाएं भाग होता है शरीर के, उसी को चित्रण करने का प्रयास किया जाता है। कोई देवी देवताओं में भी अंतर है क्या? सर यहाँ पर तो जो भागलपुर के एरिया में किया था, वहाँ बिहुला विश्वहारी की जो कथाएं होती है उसको उसमें चित्रित किया जाता है, जबकि यहाँ पर जो विषहरी है, शिव है, नाग है, शिव है, और यहाँ पर सर लक्ष्मी जी का, लक्ष्मी जी, राम का, कृष्ण कृष्ण सब है। चलिए कोई बात नहीं है। 7 निश्चय जल्दी से मुझे बता दीजिए, कौन कौन निश्चय? सर एक युवा शक्ति बिहार की प्रगति है, ठीक। इसमें सशक्त महिला, सक्षम महिला, बस आप नाम बोलते चलिए। सशक्त महिला, सक्षम महिला, ठीक है। हर खेत को पानी, ठीक है। स्वच्छ शहर विकसित शहर, स्वच्छ ग्राम विकसित ग्राम, सुलभ संपर्क और सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य की सुविधा। चलिए बहुत अच्छा राजन, आपका इंटरव्यू समाप्त होता है, आप जा सकते हैं। थैंक यू। आइए राजन, बैठिए। थैंक यू सर। तो आपको अपना साक्षात्कार कैसा लगा? सर मुझे लग रहा है हिंदी साहित्य के लेवल पर मुझे काम करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा और ज़्यादा। और सर मुझे कुछ नहीं पता चल रहा है। राजन, आप एक प्रॉमिसिंग कैंडिडेट हो। जी सर। ठीक है, और आपके बारे में मतलब जो हमारा ओपिनियन है वो बहुत पॉजिटिव है। तो अब उसको आपको कन्वर्ट करना है, जब आपका साक्षात्कार होगा उसमें कन्वर्ट करना है अपने आप को। आपका जो हम लोग देख रहे हैं चीज़ें, एक तो सिवान के बारे में अच्छे से जान लीजिएगा, आपने जवाब भी दिया है, और राजेंद्र प्रसाद वहाँ से हैं, उसके बाद आप बावजूद राजेंद्र प्रसाद की रचनाओं के बारे में नहीं जानते हैं, तो वो थोड़ा सा गलत हो जाता है। वैसे भी चंपारण आंदोलन में गांधी जी को उन्होंने सहयोग दिया था, तो एक तो सीधे आ जाता है सत्याग्रह एट चंपारण, एक किताब का नाम है, दूसरा बापू के कदमों में है, डिवीजन ऑफ इंडिया है, ठीक है। इसके अलावा आत्मकथा भी है उनका। तो ये सब चीज़ें हैं। महात्मा गांधी एंड बिहार तक किताब है, तो थोड़ा वो जानते रहना चाहिए, नहीं तो आप सिवान से तो थोड़ा नेगेटिव जाता है। ठीक है सर, मैंने उनकी जीवनी पूरा पढ़ा था, लेकिन इसमें किताब ध्यान नहीं कर पाया। वो ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो इसके अलावा आपने इग्नू से पढ़ा हुआ, जिला स्कूल से भी आपने, तो जिला स्कूल का क्या कॉन्सेप्ट है ये भी जानते रहिएगा। और फिर इग्नू के बारे में जैसे ओपन ऑनलाइन में आपने जैसे नहीं बताया कुछ भी, तो जो सरकारी योजनाएं हैं कुछ भी है, आप वेबसाइट पर देखिएगा तो 8-10 निकल आएंगे, जो भी ऑनलाइन एडुकेशन को स्प्रेड करने के लिए, उसे भी आप ध्यान में रखिएगा। साथ ही साथ अब
ये मैंने एक कविता आपके सामने महेश नारायण वो खड़ी बोली का है, तो थोड़ा सा देख लीजिएगा आप। 1881 की ही बात है, तो अच्छे से हिंदी वाला थोड़ा बढ़िया से आप पढ़ लीजिएगा। आपने साथ निश्चय ये सब भी अच्छे से काफ़ी ये किया है, अच्छा कंक्लूड किया आपने चीज़ों को। मतलब आपके बारे में मतलब हम लोग की राय काफ़ी पॉजिटिव है। सर एक्चुअली हाँ। सर मैं कुछ बोलना चाह रहा हूँ। हाँ बोलिए। हिंदी साहित्य सर मैंने जैसे फिल्म्स का जब मैंने एग्जाम दिया उसके बाद से मैंने मतलब 30-35 दिन मैंने हिंदी साहित्य को पढ़ा है और इसी में मैं सर मेंस निकाला हूँ। और उसके बाद से सर जब मेंस खत्म हो गया तो उसके बाद से फिर पढ़ने का मौका नहीं मिला, मैं यूपीएससी देने लगा और एकाएक अभी रिजल्ट आया तो फिर मैं हिंदी साहित्य को पढ़ रहा हूँ। तो मुझे हिंदी साहित्य को उतना नहीं, तो इसमें देखिए इसमें दिक्कत नहीं है, क्योंकि हिंदी साहित्य के बारे में हमें बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत भी नहीं है। दो तरह की चीज़ें जान लेना चाहिए। एक तो हिंदी साहित्य एक जनरल है, उसमें जितने तरह के वाद हैं, ठीक है, तो वो आदिकाल से लेके और अंत तक हर में 2-3 लेखकों के नाम जान लीजिए, स्कॉलर्स के नाम जान लीजिए और महिला साहित्यकारों के बारे में भी जान लीजिए। फिर आप बिहार में चले जाइए, वो बिहार ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसमें, और आपने जवाब देने की कोशिश भी की है, जवाब आपने दिया भी है, अच्छे से दिया हुआ है, तो उस पर कंसंट्रेट कीजिए। तो इसलिए कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत मुझे नहीं लग रही है, ठीक है, उसको जान लीजिए। अदरवाइज़ तो आपका अच्छा है, आपने बताया ही मधुबनी कला, मंजूषा कला, 52 गोटी के बारे में भी आपने बताया, तो अच्छा है। मतलब हम लोग की तरफ से बहुत ज़्यादा। कब है आपका इंटरव्यू? 13 को है सर, सेकंड 30, बस आ ही गया। साइकिलिंग के बारे में भी थोड़ा और भी जान लीजिएगा। साइकिलिंग अपने हॉबी, हाँ जी सर, मैं रखी हुई है ना, तो उसको अच्छे से जान लीजिए। क्योंकि विदेशों में आप देखेंगे तो साइकिलिंग, मैं अभी परसों तक मैं मतलब सिंगापुर से लौटा हूँ, तो एक फ्रेंड था मेरा वहाँ पर, उसने कहा आज मैंने 250 किलोमीटर चलाया है, साइकिलिंग की है। तो मैंने कहा 250 कैसे चला लिया? बोला ये हम लोग का नॉर्मल होता है, हर संडे में 250 किलोमीटर चलाता हूँ। तो इस तरह की चीज़ें यूरोपियन कंट्रीज़ में, बाहर के कंट्रीज़ में साइकिलिंग का बहुत इंपॉर्टेंस, वो थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, और भारत में उसकी क्या संभावना है, कैसे हो सकता है। ठीक है, जाइए, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।